अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आज के इस व्लॉग में सबसे पहले बात करेंगे अल कादिर केस के हवाले से। अब अल कादिर केस का फैसला आने के बाद हुकूमत ने अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि इमरान खान को करप्ट साबित किया जाए, लेकिन कल ऐसा हुआ कि अहमद नूरानी साहब कुछ दस्तावेज सामने लेकर आए जो कि यूके की अदालत के थे। उसके बाद इस कहानी का पूरा रुख ही बदल गया। तो इंशाल्लाह इसका सारा क्रेडिट तो वैसे अहमद नूरानी साहब को जाता है, लेकिन ये सारी कहानी आपके सामने रखूंगा। और फिर एक बात की जा रही थी कि जब अल कादिर केस का फैसला आया तो खान साहब घबरा गए थे। बहुत सारे सहाफ़ी जो कह लें अडयाला जेल को कवर करते हैं, उन्होंने कहा जी कि जब ये फैसला आया तो खान साहब घबरा गए थे। तो एक जियो के रिपोर्टर हैं शबीर डार साहब, उन्होंने इस कहानी का कह लें कि दूसरा रुख भी बताया। तो इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूंगा और अगले 48 घंटों में पीटीआई क्या करने जा रही है इंशाल्लाह इस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वो सारी तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की तरफ जाना है, क्या ग्राउंड बना के वो अपील की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक हलचल मचने वाली है, उसकी तफसीलात भी, और आखिर में हम लोग बात करेंगे आफिया सदीकी के हवाले से। तो आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ है, इस व्लॉग को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल कादिर केस के हवाले से। अब अल कादिर केस का जब फैसला आया तो कह लें कि जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने तो बड़ी कोशिश की कि खान साहब को करप्ट साबित किया जाए, और वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर भी रहे थे। मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आते हैं जो कि अहमद नूरानी लेकर आए, जिससे पूरी केस की अब कह लें कहानी बदल गई। अब वो जो दस्तावेज थे उनकी तफसीलात तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले अहमद नूरानी साहब ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि उस वक्त मालूमात यही थी कि ये पैसा रास्ते पाकिस्तान का और इमरान खान ने बदनीति से मलिक रियाज को दिया है। हक़ाइक़ और दस्तावेजी शवाहिद बाद में नून लीग के वज़रा ने मुझे फ़राहम किए, जिससे असल सूरत-ए-हाल वाज़ेह हुई। अब ये दस्तावेज़ बेसिकली नून लीग के वज़रा नहीं है, अहमद नूरानी साहब को दिए हैं, कहीं से वो खुद नहीं लेके आए, बल्कि ये हुकूमत ने उनको दिए। मुझे डॉक्यूमेंट्स देते हुए नून लीग के वज़रा ने या तो वो पढ़े नहीं थे या उनको पता नहीं था कि उनमें क्या लिखा हुआ है, मतलब वो हक़ाइक़ नहीं जानते थे। अगर वो जानते होते तो वाकई वो नहीं देते। तो ये जब दस्तावेज सामने आए तो दस्तावेज से पता चला, क्योंकि आज तक मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ग्राउंड ये सेट किया गया था कि वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था और इमरान खान ने बदनीति से वो मलिक रियाज को दिया, और इसी बेस पे कह लें कि उन्होंने इसी कानून की बेस पर ही उन्होंने ये अल कादिर केस बनाया था। अब जब ये दस्तावेज सामने आए तो ये कहानी पता चली कि एनसीए जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उनके और अली रियाज मलिक जो कि मलिक रियाज के बेटे हैं, उनके माबैन एक एग्रीमेंट हुआ था। और वो एग्रीमेंट हुआ तो उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि ये पैसे रियासत पाकिस्तान के हैं, बल्कि उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट की अकाउंट में जा सकता है। ये एग्रीमेंट में चीज़ फाइनल हुई थी, और उसके बाद उन्होंने मलिक रियाज साहब का कह लें कि अकाउंट भी अनफ्रीज़ किया ताकि ये ट्रांजैक्शन की जा सके। तब हुकूमत इमरान खान साहब की थी और उनकी कबीना के पास जब ये मामला आया तो उनको ब्रीफ ये किया गया कि अगर ये हम कानूनी जंग लड़ के पैसा वापस लाएंगे तो हो सकता है कि ये पैसा शायद हम केस ना जीत पाएँ, फिर वकला की इतनी ज़्यादा फीसेज हम वहाँ पे अदा करें, तो उसके बाद भी ये 100% नहीं है कि ये पैसा पाकिस्तान आएगा। तो हम बजाय उसके कानूनी जंग लड़ें, अगर ये पैसा इसी तरह आ रहा है तो इसमें हमारा फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है, तो इसलिए इस पैसे को आने देते हैं। तो खान साहब की कबीना ने तब ये मंजूरी दे दी और ये पैसा पाकिस्तान में आ गया। और ये पैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब तक ये कह लें कि कुछ 30 अरब इस पे मुनाफा भी हुकूमत पाकिस्तान बना चुकी है। जब ये सारा मामला आप देखें ना कि इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि ग्राउंड जो सेट किया गया था वो बहुत मुख्तलिफ था, और उसमें तो ये कहा गया था कि ये कोई बदनीति हुई है। अब जब ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं तो वो हुकूमत पाकिस्तान, आप कह लें कि जो उनके वज़रा जिस तरह से सारी चीज़ें कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खान साहब को करप्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो सारा उनका कह लें कि मौक़िफ़ बिल्कुल गलत साबित हो रहा है इन डॉक्यूमेंट्स के बाद। अब ये जो सारा मामला है बेसिकली, तो ये कहानी थोड़ी सी समझने के लिए आपको इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जिस तरह खान साहब ने भी कहा था कि ये जो फ्लैट बेचे थे हुसैन नवाज़ ने और जो ख़रीदे थे मलिक रियाज साहब ने, अब वो तकरीबन 9 अरब मलियत के फ़्लैट्स थे और उन्होंने उनको ख़रीदा 18 अरब में। दुगनी कीमत पर जब बेचे गए तो उसके बाद एनसीए ने इस पर तहकीकात की और एनसीए ने यह पता लगाया कि बेसिकली ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर आ रहा है, और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को बताया कि आपका ये पैसा है, आप इसको वापस ले जा सकते हैं। तब ये पैसा वापस आके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मलिक रियाज साहब ने, जो कि बहरिया टाउन की ज़मीन का मामला था जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको 460 अरब रुपए जुर्माना किया था, उसमें ये एडजस्ट करवा दिया जाता है। अब देखा जाए तो डायरेक्टली तो खान साहब का इससे कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा था कि खान साहब ने फेवर दी मलिक रियाज को और उन्होंने बाद में अल कादिर की ज़मीन इस बदले में उनसे ली और ये सारा ग्राउंड सेट करके ये केस बनाया गया था।
अब जब ये सारा केस इस तरह से बनाया गया था तो अब तो ये सारी कहानी फिर आप कह लें कि वो झूठी साबित होती नज़र आ रही है, क्योंकि खान साहब ने तो आप कह लें कि कोई फेवर दी नहीं है बेसिकली मलक रियाज को, क्योंकि एनसीए और मलक रियाज के बेटे के माबैन एग्रीमेंट ये हुआ था कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आएगा। अच्छा, हम लोग सब यही समझते थे कि ये मलक रियाज की करप्शन का पैसा है और ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत थी और कुछ बदनीति थी, ये कह लें कि इमरान खान ने सारी एडजस्टमेंट करवाई है, लेकिन दस्तावेज़ के बाद सारी कहानी खुलकर सामने आई और सारा पता चला कि ये असल में कहानी थी क्या और इसको रंग किस चीज़ का दिया गया। अब देखना यह है कि जब ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, जो अहमद नूरानी साहब ये डॉक्यूमेंट सामने लेकर आए हैं, सारी कहानी तो इससे खुली है। लेकिन मैं रात को बैठा ये सोच रहा था कि अहमद नूरानी साहब ये जो डॉक्यूमेंट सामने लेकर आए, पीटीआई के वकला क्या कर रहे थे, उन्होंने अब तक आवाम के सामने ये हक़ाइक़ क्यों नहीं रखे थे, या उन्होंने आवाम को ये क्यों नहीं बताया था कि असल में कहानी ये इस केस की जो बताई जा रही है इससे बहुत मुख्तलिफ है। तो एक ये बड़ा सवाल है पीटीआई के वकला पर कि वो इस पर उन्होंने क्यों नहीं काम किया। और बल्कि अहमद नूरानी साहब जब ये सारी चीज़ें लेकर आए तो बेसिकली तो सारा पोस्टमार्टम कह लें कि अलकादर का जितना पूरा ये फैसला सुनाया गया है, इससे सिर्फ आप कह लें कि अपनी मर्ज़ी की जो यूके की अदालत का बेसिकली आप कह लें कि हुक्मनामा था, उसमें से अपनी मर्ज़ी की इन्होंने सिर्फ कह लें कि तहरीर लेकर अदालत पाकिस्तान ने इस पर फैसला दिया है और उसके बाद इसका पूरा पोस्टमार्टम हो गया और इस केस का पूरा रुख ही बदल गया। अब पीटीआई इसका पूरा प्लान कर रही है। अब वो हाई कोर्ट में जब जाएंगे तो इस पर वो ग्राउंड जो बना रहे हैं, अब वो कह लें कि इसमें एक तो इस चीज़ को ये मेंशन करेंगे कि इस केस की पूरी कहानी क्या थी, और बेसिकली दूसरा जो जज साहब ने फैसला दिया था, जो कि जज साहब पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे। 2004 में सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ एक फ़ैसला दे चुकी थी, तो उसको भी वो ग्राउंड बनाएंगे। जो अगले 48 घंटे हैं वो बहुत अहम है। पीटीआई इस पर काम कर रही है और वो आज अगर हाई कोर्ट अपील के लिए नहीं भी जाते हैं तो कल वो ज़रूर अपील के लिए जाएंगे और वो अपील की जाएगी हाई कोर्ट के अंदर। फिर उसमें देखना होगा, क्योंकि आईनी तरमीम के बाद एक चीज़ इन्होंने और भी कर दी है। पहले तो एक होता था कि खान साहब की कोई अपील जाती थी तो उसको प्रायोरिटी पर सुना जाता था, लेकिन अब हो सकता है कि वो जितनी भी पहले केसेस लगे होंगे नंबर वाइज वो चलेंगे, तो जब खान साहब की बारी आएगी तब ये केस सुना जाएगा। एक और बात भी की जा रही है कि क्योंकि जिस दिन ये फैसला आया था उसी दिन ही 2 जज जो है वो हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट किए गए थे, और वो भी 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए हुकूमत ने अपॉइंट किए थे। और वो अपॉइंट शायद इसलिए किए गए थे कि शायद ये केस उनके पास भी जा सकता है और वो इस सज़ा को लंबा लेकर चलें। और ये एक साफ़ी हैं इशफाक साहब, उन्होंने ये दावा किया है जी कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात होने वाले नए जज को बेंच में शामिल किया जा सकता है। तो ये एक ज़ाहिर किया जा रहा है, एक तवक्को की जा रही है, तो इससे हो सकता है कि शायद ये केस नए जज साहब के पास जाए। बहरहाल ये देखना होगा, क्योंकि अब कानूनी तो जान इस केस में बिल्कुल नहीं रही है। जब अदालती हुक्म कह लें कि यूके की अदालत का सारा हुक्मनामा सामने आया तो उसके बाद इस केस के अंदर कुछ जान नहीं है। बहरहाल ये देखना होगा। पीटीआई बस पर पूरी तैयारी कर रही है और वो हाई कोर्ट के अंदर अपील लेकर जाएंगे। मज़ीद इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। फिर एक बात की जा रही थी कि जब ये फैसला आया तो खान साहब बहुत घबरा गए थे। बहुत सारे साफ़ियों ने इस पर आकर बात की और उन्होंने बताया जी कि खान साहब बड़े परेशान नज़र आ रहे थे, वो बड़े घबरा रख गए थे और कुछ इस तरह की सूरत हाल थी तब। लेकिन शबीर डार साहब एक जियो के रिपोर्टर है जो कि अडयाला को कवर करते हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि जो साफ़ी ये बात कर रहे हैं वो सरियन गलत बयानी कर रहे हैं। इस तरह का बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, खान साहब बिल्कुल वहाँ पर परेशान नहीं थे और ऐसा कुछ भी नहीं था जिस तरह का ये बताया जा रहा है। हाँ, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जितने भी बाकी फ़ैसले आए हैं खान साहब को अगर हमने परेशान देखा है तो इद्दत केस के मामले में देखा है, और इद्दत केस का खैर फैसला इस तरह का आया था। और खान साहब ज़ाहिरी बात है वैसे भी अपनी वाइफ को लेकर बहुत टची हैं, तो जब उनको इस तरह का फैसला आया, या देखें ना जब भी आपके प्यारों को दुख पहुंचाया जाता है तो वो आपको परेशान करता है। अगर अपने पर बात हो तो वो बंदा फिर भी किसी हद तक बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब प्यारों पर बात हो तो आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होती है। तो शबीर डार साहब ने बताया कि इद्दत केस वाले मामले में हमने खान साहब को परेशान देखा था, वरना खान साहब बिल्कुल परेशान नहीं थे, बल्कि वो मुस्करा रहे थे। और उन्होंने एक दफ़ा ये पूछा कि क्या बस ये 14 साल की सज़ा है, तो उनको बताया गया कि हाँ जी 14 साल की सज़ा है। हत्ता कि कई साफ़ी बार कस्में और कुरान उठा रहे हैं, हत्ता कि बुग़्ज़ इमरान खान, ये सिर्फ बुग़्ज़ इमरान खान है और मैं इसको कुछ भी नहीं कहूँगा, वो कुरान और कस्में उठाने तक आ गए और ये साबित करने पा रहे हैं कि खान साहब घबरा गए थे। तो क्या ये सज़ा इसलिए खान साहब को दी गई थी कि सिर्फ ये साबित किया जाए कि सज़ा के बाद खान साहब घबरा गए थे? और ये जो सहाफ़ी बाहर कस्में और कुरान उठा रहे हैं, क्या यही इनकी सहाफ़त का क्राइटेरिया है और यही कुछ इन्होंने करना है? तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है। वरना जो शबीर डार साहब ने उसके हक़ाइक़ बता दिए, उन्होंने कहा खान साहब बिल्कुल घबराए हुए नहीं थे। और अब देखना ये है कि आगे क्या होता है और क्या किस तरह से चीज़ें चलती हैं, क्योंकि बहुत सारी आप कह लें कि चहम गोइयाँ भी की जा रही हैं। बहरहाल इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट्स होगी मैं आपके सामने रखूँगा। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कह लें कि बड़ी हलचल मची हुई है, और वो हलचल मची हुई है जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ 2 और जजेस थे, उस बेंच के पास एक कस्टम एक्ट का कह लें कि केस आता है, और जो मुद्दई के वकील थे उन्होंने कहा जी कि आप ये केस नहीं सुन सकते।
आप नहीं सुन सकते, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है, ये जो आईनी बेंच है वो ये केस सुन सकता है। तो उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ा सवाल उठाया और उन्होंने कहा जी कि क्या कोई इस तरह का कानून मौजूद है कि जो एक बेंच जो है वो केस सुन रहा हो तो उसके पास वो उसके पास कोई इख्तियार इस तरह हो कि वो बेंच ना सुन सके। तो जब ये उन्होंने सवाल उठाया तो उसके बाद आप कह लें कि जो 26वीं आईनी तरमीम है ये एकदम कह लें कि गुब्बारे से हवा निकल सकती थी, क्योंकि उन्होंने इस तरह का सवाल उठाया कि क्या कानून में कोई ऐसी गुंजाइश है कि कोई बेंच जो है वो केस ना सुन सके। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि 20 जनवरी को दोबारा ये केस जो है वो लगाया जाए और इस पर मज़ीद बात की जाएगी। अब तक तो कह लें कि रजिस्ट्रार ने वो केस दोबारा से फाइल ही नहीं किया और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक दफ़ा दोबारा से फैसला ना माना जाए तो इन्हीं अदालत का ये मामला हो सकता है। जिस तरह पहले आप कह लें कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उसको नहीं माना गया था, अब भी ये लग रहा है कि इस तरह से ना माना जाए। लेकिन इसके बाद अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी सारी तब्दीली होगी और फिर देखना होगा कि रजिस्ट्रार ने अब तक तो इस पर कोई कह लें कि उन्होंने इस केस को नहीं लगाया है, ना ही कोई नंबर इशू किया है, तो हो सकता है कि ये तौहीन अदालत का मामला चले और मज़ीद भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर इसके बाद हलचल मचेगी और चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। बहरहाल देखना होगा, इसमें भी इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके सामने रखूँगा। और आखिर में हम लोग बात करते हैं आफिया सदीकी के हवाले से। आफिया सदीकी साहबा को जो सज़ा हुई थी, आप लोग भी जानते हैं कि वो बहुत टाइम से अमेरिका की जेल के अंदर बंद हैं और उन्होंने बड़ी मुश्किलात वहाँ पर बर्दाश्त की हैं और हुकूमत पाकिस्तान खैर इसके लिए हमेशा कह लें कि सियासत ही होती रही है, इस पर भी कोशिश तो वो करते रहे हैं। बहरहाल उनकी जो रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। अब उनकी बहन भी वहाँ पर मौजूद हैं, कल उनकी मैं एक तस्वीर देख रहा था, उस जेल की दीवार के साथ वो खड़ी थी बाहर और उनकी एक तस्वीर भी मंजर आम पर आई है। लेकिन इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सदीकी के सदर जो बाइडन से माफ़ी की अपील और रिहाई का इम्कान भी है। ये बरतानवी कह लें कि मीडिया की ये रिपोर्ट है, क्योंकि कोई भी जब सदर जा रहा होता है तो उसके सामने कुछ इस तरह की अपील्स रखी जाती हैं और वो भी जाते जाते को माफ़ीनामे पर साइन कर जाते हैं। तो ये अब लग रहा है कि उसके बाद कोई इनकी रिहाई के चांसेस बन सके। और ठीक है, जो भी उनका गुनाह था या नहीं था हम उस बहस में भी नहीं जाते हैं। बहरहाल उनको एक 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, ये कोई कम नहीं होती। सुन के यकीन माने बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 86 साल की सज़ा। और अब उन्होंने जिस तरह की सज़ा और जिस तरह की सूरत हाल में बर्दाश्त की है, मेरा ख्याल है अगर उनका कोई गुनाह था भी तो उसके लिए ये सज़ा काफ़ी है और अब इसमें कोई पेशरफ्त होनी भी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इसमें अगर कुछ कर सकते हैं तो वो ज़रूर इसमें अपना हिस्सा डालें और इसके लिए कोशिश करें ताकि उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। बहरहाल मुश्ताक अहमद साहब का भी वो इसके लिए बड़ा काम भी कर रहे हैं। उनका भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि आफिया सदीकी की रिहाई की चाबी सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के पास है और अगर वाकई उनके पास है इसकी चाबी तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। बहरहाल ये उन्होंने कह लें कि सदर के सामने माफ़ी की अपील रखी है और हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह करे हमारी उस बहन को अब रिहाई मिल सके, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारी अज़ियतें बर्दाश्त की हैं। तो अल्लाह करे कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।